Sir from BC department, Mahila College Chaibasa. Today we will read paper Communication Skills or Technical English of BCA first semester. And today we will discuss topic grammar. And today this is fifth lecture. Okay. Grammar. ये जो ग्रामर जो चैप्टर है मतलब टॉपिक है, इसमें आपको पढ़ना है कुछ यहाँ टॉपिक्स हम लोगों को डिस्कस करना है। जैसे सबसे पहले है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ द वे ऑफ सेंटेंस इज अरेंज्ड ग्रामेटिकली। क्लियर है? जैसे चूँकि आप बचपन से आप ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं और अभी चूँकि ये टेक्निकल इंग्लिश और कम्युनिकेशन में कुछ ग्रामेटिकली हम लोगों को जो लैंग्वेज यूज करना पड़ता है, जो सेंटेंस बहुत सारे बनाने होते हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पर समझना है, पढ़ना है। तो यहाँ देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है क्या, तो ग्रामेटिकली किसी भी सेंटेंस को अगर अरेंज करना है तो दैट इज कॉल्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ आवर राइटिंग इंक्लूड्स वेयर द नाउन एंड वर्ब फॉल विद इन एन इंडिविजुअल सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस में आपको ये तय करना होता है कि नाउन कहाँ होगा, वर्ब कहाँ होगा, ये देखना होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज इन विच वी आर राइटिंग और स्पीकिंग। जिस लैंग्वेज में आप लिखते हो या राइट करते हो, बोलते हो, तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला जो है सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। हर एक सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और उस इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब। ये एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करेगा। जैसे एग्जांपल है, आई लाइक कॉफ़ी, मैरी लाइक्स टी, द अर्थ गोज राउंड द सन, मैरी डिड नॉट गो टू द पार्टी। इसमें क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, ये एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है। दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। सेकेंड वन इज कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे और ये ज्वाइंट किसके थ्रू होगा, कंजंक्शन और सेमीकोलन। ठीक है, और जो भी इसमें क्लॉज होंगे वो एक सेंटेंस खुद का एक बनेगा। जैसे आई लाइक कॉफ़ी एंड मैरी लाइक्स टी, मतलब मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ बट मैरी चाय पसंद करती है। ठीक है, ये देखिए एंड के थ्रू, ये जो है कंजंक्शन के थ्रू, ये 2 सेंटेंस कंपाउंड हो गया। मैरी वेंट टू वर्क बट जॉन वेंट टू द पार्टी। ठीक है, बट के थ्रू ये कंपाउंड हो गया। आवर कार ब्रोक डाउन, कॉमा देखिए, वी केम लास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए अलग अलग कोऑर्डिनेशन जो जंक्शन जो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया, एंड, बट और नॉर, है ना, ऐसे जो हम लोग 2 सेंटेंस को कंपाउंड करके जोड़कर यहाँ पर बनाया गया। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। थर्ड वन इज कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। कम्प्लेक्स में क्या होगा कि देखिए यहाँ एक ए डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होगा, इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो होगा ही, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन होगा, फिर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा, बट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। बट उसके द्वारा कोई कंप्लीट थॉट उसके थ्रू एक्सप्रेस नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, वी मिस्ड आवर प्लेन बिकॉज वी वेयर लेट। ठीक है, आवर डॉग बार्क्स व्हेन शी हियर्स ए नॉइज, ही लेफ्ट इन ए हरी आफ्टर ही गॉट ए फोन कॉल, डू यू नो द मैन हु इज टॉकिंग टू मैरी। तो यहाँ पर कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हम लोगों ने यूज किया, जैसे आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 5 बेसिक रिलेटिव प्रोनाउन भी हम लोगों ने यूज किया, दैट, विच, हु, हुम, इस तरह से। तो ये जब सब मिलाकर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो दैट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। फोर्थ वन इज कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो होगा बट कंपाउंड। अब यहाँ देखिए एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और 1 या 1 से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, जैसे जॉन डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल, सो मैरी वॉज नॉट हैप्पी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, कंजंक्शन भी यूज हो रहा है, कुछ यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है और कुछ डिपेंडेंट क्लॉज भी है। तो ये सारे जब मिलकर बनेंगे जब सेंटेंस, तो ये कंपाउंड कम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, ही लेफ्ट इन ए हरी आफ्टर ही गॉट ए फोन कॉल बट ही केम बैक 5 मिनट्स लेटर। तो ये इस तरह का सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड कम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये था सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है इसमें आइडियोमेटिक यूजेज ऑफ लैंग्वेज। आइडियम ये बहुत अक्सर हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जब भी कोई अलग अलग, जैसे एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग जब निकलते हैं अलग अलग, तो वैसे वर्ड को यहाँ पर हम लोग आइडियम कहते हैं। Idiom is a widely used saying or expression
दैट कंटेन्स ए फिगरेटिव मीनिंग, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेजेज लिटरल मीनिंग। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, इफ़ यू से वी आर फीलिंग अंडर द वेदर, वी डोंट लिटरली मीन दैट वी आर स्टैंडिंग अंडरनेथ द रेन। अंडर द वेदर जो यहाँ हम लोगों ने यूज किया इज एन, ये आइडियम है जो यूनिवर्सली अंडरस्टूड टू मीन सिक और इल, मतलब सारे लोग जानते हैं इसका मतलब कि या तो बीमार, ठीक है, बीमार ही कह सकते हैं, सिक या इल कह सकते हैं हम लोग इसको। तो अब यहाँ पर लिखने में हम लोग कैसे आइडियम्स का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसको। आइडियम्स को एक्चुअली फिगरेटिव लैंग्वेज में यूज किया जाता है, जहाँ कुछ मतलब अदरवाइज मतलब स्टिल राइटिंग, जैसे बहुत सारे राइटिंग्स पहले के लिखे हुए रहते हैं, उसमें यूज किया गया है। जैसे किस किस पर्पज़ से इसको यूज किया गया उसको हम लोग जानेंगे। किस यहाँ आइडियम्स को लिखने में यूज कहाँ किया जाता है उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला है एक्सप्रेस कम्प्लेक्स आइडियाज़ इन ए सिंपल वे, मतलब बहुत कई सारे आइडियाज़ को मिलाकर अगर हम साधारण तरीक़ा से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को, तो आइडियम्स एक बहुत अच्छा तरीका है। ऑफन टाइम्स आइडियम्स कैन हेल्प एक्सप्रेस ए लार्ज और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इन अ वे दैट इज ससिंट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। मतलब बहुत सारे से अगर बड़े बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया या अगर लार्ज आइडियाज़ को अगर हम चाहते हैं ईजी वे में समझाना, तो ये बहुत अच्छा तरीका है आइडियम्स के थ्रू, ठीक है। इस तरह से ये कह सकते हैं कि टू थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू कंपेयर टू वन अनदर बिकॉज दे पॉसेसेस डिफरेंट ट्रेट्स और मीनिंग। मतलब दो चीज़ों को मतलब कंपेयर करना एक दूसरे से थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग अलग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और वी कुड सिंपली से दैट इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंज। अब एप्पल और ऑरेंज का क्या कंपेयरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सेम आइडिया को अगर हम सिंपलर वे में अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आइडियम बहुत बढ़िया तरीका है। तो पहला था ये। सेकंड है ऐड ह्यूमर टू आवर राइटिंग। आइडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन कैन हेल्प ट्रांसफॉर्म फ्लैट डिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ फनी टर्न ऑफ फ्रेज। मतलब बहुत सारी चीज़ों को अगर हम सिंपल वे में उसको डिस्क्रिप्शन के रूप में अगर उसको बताना चाहते हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है आइडियम्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिखा इंस्टेंस के रूप में, समथिंग एज बीइंग नॉट वेरी स्मार्ट वी कुड से दैट ही इज़ नॉट द शार्पेस्ट टूल इन द शेड और नॉट द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। तो उसको एक तरह से घुमाकर इसको समझाकर और मैंने डिस्क्रिप्शन के रूप में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड है कीप आवर रीडर स्टिमुलेटेड। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ आइडियोमेट्रिक फ्रेज डालकर लिखने में हम लोग रीडर को थोड़ा मतलब थिंकिंग, मतलब उसको सोचने के लिए भी मजबूर कर दिया जाए, ठीक है। दिस कैन हेल्प द कीप द रीडर स्टे फोकस्ड एंड एक्साइटेड एज दे मस्ट एक्टिवेट और मोर कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ द ब्रेन इन ऑर्डर टू कंप्रीहेंड द आइडियम्स मीनिंग। इससे क्या होगा कि जो रीडर होते हैं, मतलब आइडियम्स के थ्रू वो एक तो सोचने के लिए मजबूर होंगे और उस पर फोकस्ड रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। वो अपने ब्रेन पर, दिमाग पर जोर डालेंगे कि इसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है। तो इस तरह के भी इससे बेनिफिट हैं आइडियम्स को यूज करना। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है, एक सेकेंड, एस्टैब्लिश ए पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए आइडियम्स को जनरली कई बार ऐसा होता है कि अपने उस आइडियम को बहुत सारे मतलब एक ही कॉन्सेप्ट को कई तरीके से उसको आप बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस आइडियम को आप चुनना चाहते हैं और आप लिखते वक्त अलग अलग एटीट्यूड उसको आप समझाना चाहते हैं, अलग अलग तरीका, ठीक है। तो इसको जो है ये एस्टैब्लिश ए पॉइंट ऑफ व्यू कर सकते हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीक़ा से कैसे उसको एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं। तो ये जितना भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा ये सारे आइडियम्स का यूजेस था, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है इसमें थोड़ा बड़ा है ये टॉपिक, टेंसेस, चूँकि आप अक्सर हालांकि +2 चाहे आप 10th 8 9 10 में आप टेंस पूरा पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा यहाँ पर एक बार हम लोग ब्रीफ में इसको देखेंगे। रूल्स ऑफ टेंसेज हेल्प वन टू अंडरस्टैंड हाउ टू करेक्टली यूज द डिफरेंट टेंसेज इन ए सेंटेंस विदाउट मेकिंग ए ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड ऑल्सो भी इजीली इंडिकेटिंग व्हेन एन इवेंट और एक्शन हैज ऑकर्ड। क्लियर है कि जब भी आप ग्रामर का बात करते हैं तो विदाउट टेंस कोई भी ग्रामर हम लोग नहीं समझ सकते और ग्रामेटिकल मिस्टेक को तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे जब टेंस को हम लोग समझ पाएंगे, टेंस को मैनेज कर पाएंगे, टेंस को क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। तो देखिए टेंस के बारे में यहाँ पर हमने क्लियर लिखा, टेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कोई नया चीज़ नहीं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर उसको हर एक टेंस को 4 अलग अलग सब पार्ट में बांटा गया है, जैसे सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, और ये चारों में होगा, प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा।
तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में देख लेते हैं। क्लियर है कि जो प्रेजेंट टेंस मतलब जो अभी करंट एक्शन जो हो रहा है, जो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो ऑनगोइंग है, ये कंटिन्यूइंग है, उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें जैसे देखिए सिंपल प्रेजेंट में देख लेते हैं, अलग अलग देखिए 2 पार्ट हमने किया, एक सिंगुलर एक प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर में कैसे यूज करेंगे, क्या रूल यूज करेंगे, एग्जाम्पल। प्लूरल में क्या रूल यूज होगा, एग्जाम्पल। इस तरह के ब्रीफ में हम लोग इसको समझ ले रहे हैं। तो सिंपल देखिए, सिंगुलर में सब्जेक्ट होगा वर्ब V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल, द गर्ल सिंग्स ए सॉन्ग, तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। अगर सिंगुलर में, प्लूरल में कैसे करेंगे, द गर्ल्स सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पर गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, यहाँ गर्ल एक लड़की के लिए यूज किया गया था, वहाँ कई सारी लड़कियाँ के लिए यूज किया गया था। बाकी वर्ब जो है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने देखा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए, यहाँ क्लियर है, चूँकि यहाँ पर कंटिन्यू हुआ तो ING जो V1 हम लोगों ने यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे, इज़ या एम यूज करेंगे आप। ठीक है, और उसमें ING हम लोग जोड़ेंगे। जैसे सी इज़ ईटिंग फूड, तो सी क्या हो गया आपका, सी जो भी हम लोगों ने यहाँ ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट लिया हम लोगों ने, इज़ वर्ब हो गया। ठीक है, ऐड हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। ठीक है, तो ये ईटिंग में चूँकि ING चूँकि कंटिन्यूअस शो करना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ING को। ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ सिंगुलर में देखिए, प्लूरल में देखिए। सिंगुलर में देखिए सब्जेक्ट है हैज है, जैसे ही हैज मतलब ये हो चुका है, ही हैज़ क्लीन द यूटेंसिल मतलब उसने यूटेंसिल जो बाथरूम होते हैं उसको उसने साफ़ कर चुका, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसकी सिंगुलर में अगर हम लोग प्लूरल में देखें तो दे हैव मतलब वे लोग, क्लीन द यूटेंसिल मतलब वे लोग भी यूटेंसिल को साफ़ कर चुके, मतलब कई सारे लोग, तो इसलिए प्लूरल हो गया और ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब परफेक्ट भी होगा कंटिन्यूअस भी होगा। सी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग मतलब वो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग कर चुकी कब से, तो मॉर्निंग से, तो वो उसमें मतलब वर्ब भी रहेगा और ING भी रहेगा और हैज़ बीन मतलब जो परफेक्ट का जो यूज करते हैं, तो ये सिंगुलर हो गया। सी एक लड़की के लिए यूज किया गया। दे हैव मतलब कई सारे लोग, तो यहाँ भी देखिए प्रैक्टिसिंग जो है उसमें ING जुड़ा रहेगा क्योंकि कंटिन्यूअस यूज करना है, और परफेक्ट है तो हैव बीन यूज होगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट ये तो हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा। अब नेक्स्ट जो है पास्ट टेंस। क्लियर है, पास्ट टेंस क्या होगा, जो बीत चुका है, इसको भी 4 अलग अलग पार्ट्स में हम लोग बांटेंगे। तो सिंपल पास्ट, यहाँ पर सिंपल पास्ट में क्या होगा, देखिए एग्जांपल देखिए, ही रैन अवे मतलब वो ऑलरेडी मतलब दौड़ चुका। ठीक है, तो ही सब्जेक्ट हो गया, रैन क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, और रन भी लिख सकते थे, और ऑब्जेक्ट हो गया अवे। ठीक है, तो इसलिए ये ऑलरेडी पास्ट हो चुका है, इस तरह से सिंपल हम लोग पास्ट कहेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, अब देखिए वर्ब के साथ ING ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट ले लिया हमने सी, कि सिंगुलर प्लूरल अलग अलग। सिंगुलर में देखिए सी लिया एक लड़की के लिए, सी वाज गोइंग शॉपिंग मतलब वो शॉपिंग जा रही थी। ठीक है, तो वाज हो गया पास्ट के लिए, गोइंग ING लगा है वर्ब के साथ। प्लूरल में जब बस दे वेयर, जहाँ यहाँ पर हम लोगों ने सी में एक लड़की के लिए यूज किया है, यहाँ पर दे वेयर मतलब कई सारे लोग, तो यहाँ भी गोइंग मतलब ING ऐड होगा, और शॉपिंग जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट परफेक्ट में देखिए यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट साथ हैड यूज हो जाएगा और वर्ब का थर्ड, जैसे सुमित हैड लेफ्ट द जॉब, सुमित सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया पास्ट के लिए यूज किया गया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट के लिए। लेफ्ट द जॉब, लेफ्ट हो गया एग्जाम्पल वर्ब, और जॉब हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैड बीन मतलब जो परफेक्ट है, और V1 मतलब उसका वर्ब, और चूँकि ING कंटिन्यूअस है तो ING ऐड होगा, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल देखिए, दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर देयर परफॉर्मेंस फॉर 2 मंथ्स मतलब वो ऑलरेडी 2 महीनों से परफॉर्मेंस कर रहे थे। ठीक है, और ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस चल रहा, 2 महीना ये कंटिन्यू चला, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थर्ड जो है फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस मतलब जो आगे हो सकता है, होगा। ठीक है, होने वाला, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर 4 पार्ट में बांटेंगे। तो सबसे पहले देखिए सिंपल फ्यूचर, यहाँ पर क्या होगा, आई विल विजिट माई अंकल टुमारो मतलब आई हो गया आपका सब्जेक्ट, विल हो गया आपका फ्यूचर के लिए, विजिट माई मतलब ये वर्ब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आई मतलब टुमारो कल का आने वाला, कल टुमारो में अंकल से मिलूँगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में अब यहाँ पर देखिए आई रहेगा, शैल या विल जो भी लेंगे, गोइंग मतलब जो वर्ब में ING ऐड हो जाएगा,
बाकी सारा आप वही यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो भी यूज करना है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, आई शैल हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स बाय टुमारो मॉर्निंग, मतलब यहाँ पर विल और शैल जो भी आप यूज करोगे सब्जेक्ट साथ में, प्रिपेयर्ड मतलब जो वर्ब है, और यहाँ पर चूँकि ऑलरेडी परफेक्ट टेंस मतलब फ्यूचर में ये हो सकेगा, तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और लास्ट है इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब सब्जेक्ट साथ में विल हैव बीन यूज होगा, वर्ब में फिर आईएनजी जुड़ेगा और तब ऑब्जेक्ट। सी विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015, मतलब वो ऑलरेडी काम कर रही होगी, ठीक है, 2015 से। तो इस तरह से हम लोगों ने टेंस का एक शॉर्ट में ब्रीफ में हम लोगों ने यहाँ पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, हालांकि ये भी आप ग्रामर में पढ़ चुके हो। ठीक है, जैसे एक सिंपल लैंग्वेज हम बोलना चाहते हैं वो डायरेक्ट हो गया, उसको घुमा कर अगर बोलते हैं तो इसको इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। इसको क्लियर समझ लें हम लोग। डायरेक्ट स्पीच कैन बी यूज्ड इन वर्चुअली एवरी टेंस इन इंग्लिश, जनरली जो भी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, उसको डायरेक्ट स्पीच हम लोग यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट टू डिस्क्राइब समथिंग इन द प्रेजेंट टेंस, to express something that is happening in the present moment or make it feel like it happening right now। हम लोग जो भी आज बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में, उसको जो भी हो रहा है या जो भी घटना अभी प्रेजेंट में हुआ, उसको जो फील हम लोगों ने किया उसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे while she is on the phone she is saying to him I am never going to talk to you again, मतलब हम जब वो कह रही है फ़ोन पर कि she is saying to him, किसी को कह रही है कि मैं कभी भी आपसे बात नहीं करूँगी। ठीक है, आई एम नेवर गोइंग टू मतलब कभी बात करने नहीं जा रही हूँ। ये एक सिंपल यहाँ पर हम देखिए डायरेक्ट स्पीच यहाँ पर कहा गया। वी कैन ऑल्सो यूज डायरेक्ट स्पीच इन द पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, मतलब यहाँ पर पास्ट और फ्यूचर टेंस दोनों में ही हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं। वी विल ऑफन कम अक्रॉस डायरेक्ट स्पीच इन द पास्ट टेंस टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। हम लोग अक्सर कई बार डायरेक्ट स्पीच को पास्ट टेंस के साथ साथ जो ऑलरेडी हो चुका है उसको भी हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में बोला सकता है ही सेड टू हर आई विल कैच द लास्ट ट्रेन होम। उसने कहा, वो मैंने किसी से कहा, हर से कहा कि मैं पिछले लास्ट ट्रेन को मैंने घर से कैच कर पाऊँगा। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच कैन बी यूज इन द फ्यूचर टेंस टू। डायरेक्ट स्पीच को भविष्य जो फ्यूचर टेंस हम लोगों ने पढ़ा अभी, उसमें भी बोला जा सकता है, यूज किया जा सकता है। टू क्रिएट ए फीलिंग और एंटिसिपेशन, मतलब ये एक पहले से मान सकते हैं कि ऐसा हो सकेगा, और एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद के रूप में। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस समथिंग दैट वी प्लान टू से टू समवन। ये हम लोग यूज भी ये भी कर सकते हैं कि किसी से प्लान भी कर सकते हैं कि ऐसा हम लोग कर पाएंगे। While we might not come across in this formal or professional forms or written English, we will probably see this commonly in creative forms of writing such as a story or novel। मतलब इस तरह से हम लोग कई बार प्रोफेशनल फॉर्म में इंग्लिश में लिखते हैं, जो कई सारे राइटिंग्स या नॉवेल या स्टोरी लिखते वक्त ये सारी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं, जो डायरेक्ट स्पीच में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इज यूज टू रिपोर्ट व्हाट समवन मे हैव सेड and so it is always used in the past tense. Instead of using inverted comma, we can show that someone's speech is described by using the word that to introduce the statement first. अब जैसे indirect speech क्या है माने ये लैंग्वेज किसी के द्वारा कहा गया है और ये हमेशा पास्ट टेंस में यूज होगा। कोई इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग किसी स्पीच को दैट को यूज करते हुए हम लोग उसको स्टेटमेंट को हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी सेड दैट शी वॉज नॉट हंग्री, मतलब उसने कहा कि वो भूखी नहीं थी। ठीक है, वी कैन यूज डिफरेंट वर्ब्स टू एक्सप्रेस व्हाट इज बीइंग रिपोर्टेड, वाइल टू से इज क्वाइट कॉमनली यूज्ड। वी माइट ऑल्सो वांट टू यूज टू टेल टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैज़ बीन टोल्ड टू अस। ही टोल्ड मी दैट ही डिडंट हैव एनफ मनी, मतलब यहाँ पर हम लोग अलग अलग वर्ब को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे टू से कॉमनली यूज है, टू टेल ये कभी कभी किसी को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, उसने मुझसे कहा कि ही डिड नॉट हैव मनी, मतलब उसके पास नहीं है ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए, है ना, एनफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। तो इस तरीके से ये जब स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पर डैट और यूज करेंगे डैट के थ्रू, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो अभी हम लोगों ने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है आपको, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सारे ग्रामर के पार्ट हैं, बट हालांकि आप लोग पढ़ चुके हैं,
बट यहाँ हम लोग थोड़ा सा उसको चूँकि इंग्लिश इस टेक्निकल इंग्लिश में ग्रामर को देखना है तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस मीन्स दैट ए सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट दैट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब। एक्टिव वॉइस का मतलब कोई भी सेंटेंस कि वर्ब पर क्या एक्ट कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। पैसिव वॉइस का मतलब हो गया दैट इज सब्जेक्ट रिसिपेंट ऑफ ए वर्ब एक्शन, मतलब वर्ब का जो एक्शन हुआ, जो क्रिया हुआ, वो सब्जेक्ट कैसे रिसीव कर रहा है। वी मे हैव लर्न दैट द पैसिव वॉइस इज वीक एंड इनकरेक्ट बट इट इज इन दैट सिंपल। मतलब हम लोगों ने ये सीखा है कि पैसिव वॉइस कमज़ोर होता है या सही नहीं होता है, बट ये सिंपल नहीं है कर सकते हम लोग। व्हेन यूज्ड करेक्टली एंड इन मॉडरेशन द पैसिव वॉइस इज फाइन। अगर उसको सही तरीक़ा से बोला जाए तो पैसिव वॉइस बहुत बढ़िया हो सकता है। इन इंग्लिश ग्रामर वर्ब्स हैज 5 प्रॉपर्टीज। जनरली वर्ब जो होते हैं 5 उसके प्रॉपर्टी होते हैं, वॉइस, मूड, टेंस, पर्सन एंड नंबर। ठीक है। हियर वी आर कंसर्न विद वॉइस। तो यहाँ हम लोग जो देखेंगे, चूँकि यहाँ पर वॉइस के बारे में जानना है, तो 2 ग्रामेटिकल वॉइस है, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है। एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस परफॉर्म द वर्ब सेक्शन वी से दैट इट द सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस। अगर हम लोग कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है अगर वर्ब का एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस हैव ए स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट एंड क्लियर टोन। क्लियर है। एक्टिव वॉइस में जो भी सेंटेंस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और उसमें क्लियर टोन होगा कि उसके थ्रू हम लोग जान पाएंगे कि वो एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए कुछ एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल, मंकी अडोर बनानाज, द कैशियर काउंटेड द मनी, द डॉग चेज द स्क्वायरल। मतलब जो बोल्ड में मैंने लिखा वो सारे जो है क्लियर कर रहे हैं कि वर्ब है, और वर्ब यहाँ पर क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा है कि मंकीज ने बनानास को पूरा मतलब बर्बाद कर दिए। कैशियर जो है मनी को काउंट किया, तो वर्ब से क्लियर हो रहा है कि ये वर्ब का एक्शन क्या हो सकता है सब्जेक्ट के द्वारा। ऑल 3 सेंटेंस में क्या है, बेसिक वॉइस कंस्ट्रक्शन क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे कैशियर सब्जेक्ट हो गया, काउंटेंट हो गया वर्ब, एंड मनी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम लोग एक्टिव वॉइस में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस इन द अदर हैंड व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टेड ऑन बाय द वर्ब। मैंने वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट को जब एक्ट कराया जाता है तो दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। द पैसिव वॉइस इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड विथ ए कंजुगेटेड फॉर्म ऑफ टू बी प्लस द वर्ब्स पास्ट पार्टिसिपल। डूइंग दिस यूजुअली जनरेट्स ए प्रीपोजिशन एज वेल दैट साउंड्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। पैसिव वॉइस इज एक्चुअली क्वाइट इजी टू डिटेक्ट। फॉर दिस एग्जाम्पल, नीचे देखिए एग्जाम्पल हमने दिया, जैसे वही जो अभी जस्ट एक्टिव वॉइस को देखिए पैसिव में कैसे कन्वर्ट करके शो कर रहा है। बनानाज आर अडोर्ड बाई मंकीज। देखिए अब उसको यहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन के द्वारा हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं उसको, और ये पास्ट पार्टिसिपल में शो हो रहा है। तो बनानाज जो अडोर्ड किसके द्वारा किया गया, तो मंकीज के द्वारा। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। मनी वॉज काउंटेड बाई द कैशियर। ठीक है। तो कैशियर के द्वारा काउंट किया गया है। और इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बात करें तो सीधा हम लोग जो जस्ट एक्टिव वॉइस में हमने एग्जांपल देखा, द स्क्वायरल वाज चेज्ड बाय द डॉग। तो यहाँ जितना भी ऑफ ये जो बाई यूज़ किया गया ये पैसिव वॉइस का एग्जांपल है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और लास्ट जो इसका टॉपिक है इस ग्रामर चैप्टर का, वोकैबुलरी। ठीक है। वोकैबुलरी आप ज़्यादा अक्सर आप बराबर यूज करते हो, क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लें हम लोग। ये वोकैबुलरी इज ए सेट ऑफ फेमिलियर वर्ड्स विद इन ए पर्सनस लैंग्वेज। जो भी हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, जो भी उससे रिलेटेड जो भी उसका फेमिलियर वर्ड है, जो उससे रिलेटेड कई सारे वर्ड होते हैं उसके पैरेलल, या उसका हम लोग कह सकते हैं कि एक ही वर्ड के कई सारे फेमिलियर वर्ड होंगे, तो उसको बोलते हैं वोकैबुलरी। ए वोकैबुलरी यूजुअली डेवलप्ड विथ एज सर्व्स एज ए यूजफुल एंड फंडामेंटल टूल। इसको जैसे जैसे हम लोग यूज करते हैं पर्सन्स के थ्रू, जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है एक फंडामेंटल टूल के रूप में उसको यूज किया जाता है। सिंपल अलग टॉपिक में देख लें वोकैबुलरी क्या है। द स्टॉक ऑफ वर्ड्स यूज्ड बाय और नोन टू ए पर्टिकुलर पीपल और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। मतलब कई सारे लोग के द्वारा या किसी खास पीपल के द्वारा कुछ वर्ड्स का स्टॉक, जो उनके पास स्टॉक होते हैं, जिसका यूज हमेशा वो अपने कई जगह लैंग्वेज के रूप में करते हैं। ए लिस्ट और कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स और फ्रेजेज ऑफ ए लैंग्वेज टेक्निकल फील्ड। कई जगह ऐसा भी होता है, कई सारे वर्ड या फ्रेजेस का लैंग्वेज में यूज हम लोग करते हैं, तो कलेक्शन टेक्निकली भी कई जगह इसको यूज किया जाता है। यूजुअली अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिफाइन। और वोकैबुलरी को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको डिफाइन करके अरेंज किया जा सकता है। द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज, कई सारे लैंग्वेज जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड वोकैबुलरी।
एनी कलेक्शन ऑफ साइंस और सिम्बल्स कंस्टिट्यूटिंग ए मीन्स और सिस्टम ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कई जगह ऐसा भी होता है जहाँ बोलना नहीं चाह, कम्युनिकेशन में हम लोग उसको वर्ड को यूज नहीं करना है, बट सिम्बॉल से उसको हम लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे कई सारे साइंस या सिम्बल्स का कलेक्शन को भी हम लोग वोकेबुलरी कर सकते हैं। और लास्ट, any more or less specific group of forms characteristics of an artist, a style of art, architecture or the like। ऐसा कई बार भी देखा गया आर्टिस्ट के द्वारा कोई आर्ट का स्टाइल या आर्किटेक्चर, इस तरह कई सारे फॉर्म्स के जो ग्रुप को हम लोग यूज करते हैं वोकेबुलरी में। तो अलग अलग इस फेमिलियर वर्ड्स को हम लोग कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन या टेक्निकली इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा आज, ये ग्रामर चैप्टर था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर अगला वीडियो आपको देंगे, तब तक इसको पढ़िए, समझिए। ओके, थैंक यू।